क्या सचमुच ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज हो गया है? क्या ब्राह्मण समाज के भीतर बीजेपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई नाराजगी व्याप्त है? यूजीसी गाइडलाइंस के इश्यूज ने, मैटर ने क्या सचमुच ब्राह्मणों को बीजेपी से दूर कर दिया है? या घूसखोर पंडित और अवसरवादी पंडित जैसे मामलों ने ब्राह्मण समाज के जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कने और लगाने का काम किया है? यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक समाज विशेष के मूल्यों को इस तरीके से लगातार रौंदने की चीजें परत दर परत सामने आ रही है, पर्दे के पीछे से लगातार सामने आ रही है। वह भी तब जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनकी छवि सख्त प्रशासक के तौर पे जानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति, इनकाउंटर नीति ने काफी सुर्खियां बटोरी है और कोई तो है जो बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से कहीं ना कहीं परेशान है या असहज है। कौन है जो नहीं चाहता कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार बने रहे और 2027 में ब्राह्मणों के छिटकने से परिणाम यह होगा कि बीजेपी की सरकार उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर बाई चांस जोड़ तोड़ कर सरकार बना भी लेती है तो योगी आदित्यनाथ की जो एक तरीके से रुतबा था, वह प्रभाव उस तरीके से सामने नहीं आ पाएगा। शायद ऐसा होने इस तरीके की चीजें होने की स्थिति में फिर प्रधानमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वह काफी दूर हो जाएगा। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, मीडिया से जुड़े हुए लोगों का मानना है, धरातल पे काम करने वाले लोगों का मानना है। देखिए, ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, तब से माना जाता है जब से वह कांग्रेस को छोड़ा। क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, इन तीनों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। उनमें से भी ब्राह्मण निस्वार्थ भाव से बीजेपी के साथ टिका होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। कारण यह है कि जब से भाजपा की स्थापना हुई है, जब से बीजेपी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जितनी बार भी सरकारें आई है, ब्राह्मण समाज से कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। लगातार इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कभी किसी नेता ने इतना साहस नहीं दिखाया, बीजेपी आला कमान ने इतने साहस नहीं दिखाया कि वो ब्राह्मण को सीएम चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ मंडल कमीशन के बाद से ही एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जा चुका थी कि अब इनको सत्ता में वापस नहीं लाने देना है, सरकारें चाहे किसी की हो, नेता चाहे कोई बन जाए। उसके बावजूद भी ब्राह्मण बड़ी ईमानदारी से बीजेपी के साथ लगे हुए थे। लेकिन अब ब्राह्मणों के जो बीजेपी के नेता हैं ब्राह्मण समाज के, वह कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अगर 40 विधायक एक साथ बैठ जाते हैं तब भी ऐतराज, हमारे ही खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तर्क में बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि भाई हर बात जो है, हर उड़ती हुई लकड़ी ब्राह्मण समाज क्यों ले लेता है। पंडित शब्द विद्वानों के लिए है, बुद्धिजीवियों के लिए है, प्रबुद्ध वर्ग के लिए है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है। जो विद्वान होगा, जो प्रबुद्ध होगा, जो बुद्धिजीवी होगा, वह पंडित होगा। बिल्कुल सही बात। अगर बीजेपी के उन नेताओं, उन समर्थकों का तर्क मान ले तो यह बताइए, आज भले ब्राह्मण जो है कि किसी पार्टी का भक्त हो गया है, अनुयायी हो गया है, अंधभक्त हो गया है, शिक्षा से कोसों दूर हो गया है और पढ़ाई लिखाई कापी कलम से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया है, सोशल मीडिया पे चिपक के बैठा हुआ है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, यह अलग बात है। लेकिन जिस समय हिंदुस्तान में किसी के हाथ में शिक्षा की बागडोर नहीं थी, पढ़ने लिखने में जिस समय माना जाता था कि ब्राह्मणों का एक छत्र राज है, अगर वैदिक काल से लेकर पुराणों की, ऋषि मुनियों की व्यवस्था तक में चला जाए, उस दौर की भी बातें करें तो ऐसा आरोप भी लगता रहा है कि ब्राह्मणों ने शिक्षा में किसी को बढ़ने नहीं दिया, ब्राह्मणों का आधिपत्य था। तो ब्राह्मणों ने ही पंडित शब्द का इजाद किया। तो पंडित शब्द का इजाद ब्राह्मणों ने किसके लिए किया? कौन उस समय बुद्धिजीवी होता था, कौन प्रबुद्ध होता था, कौन विद्वान होता था? यह सवाल मेरे नहीं है, समाजवादी पार्टी के उन समर्थकों, उन लोगों के हैं जो ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं। उन लोगों ने यह सवाल उठाए
कि आप अपने प्लेटफॉर्म से पूछिएगा कि तब ब्राह्मणों के अलावा पंडित सब किसके लिए लगता था। पंडित शब्द की उत्पत्ति तो भैया ब्राह्मणों ने की, सारे शब्दों की उत्पत्ति तो ब्राह्मणों ने की, वेद पुराण की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने की, तो ये पंडित सब किसके लिए लगता था? तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह प्रबुद्ध जवाहरलाल नेहरू कहा जाए? क्या पंडित कमलापति त्रिपाठी की जी की जगह बुद्धिजीवी कमलापति त्रिपाठी जी कहा जाए? या कश्मीर से पंडितों का पलायन न होकर बुद्धिजीवियों का प्रबुद्ध वर्ग का पलायन हुआ था? क्या ऐसा कहा जाए कि प्रबुद्ध वर्ग का पलायन हुआ था कश्मीर में, बुद्धिजीवी कश्मीर छोड़कर चले गए? क्या यह शब्द कहा जाए? इस पे जवाब आप सारे लोग खोल कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो परिवेश है वहां पे तर्क के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुतर्कों को, अपशब्दों को लगातार थोपा जा रहा है। इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। ये मेरे विचार नहीं है, कांग्रेसियों और सपा से जुड़े हुए लोगों के सवाल हैं, जो चाहते हैं कि मैं आपके प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के समक्ष रखूं, जो कि मैं रख रहा हूं। अब अखिलेश यादव, अजय राय, कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जोड़ तोड़ करके खुलेआम ब्राह्मणों के पक्ष में आके लगातार आवाज उठा रहे हैं। बहन जी लगातार ब्राह्मणों के पक्ष में आके आवाज उठा रही हैं, जिससे कि योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं बड़ा झटका लग सकता है। अगर योगी आदित्यनाथ खुलकर ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं आए तो 2027 या मान के चलिए जो स्थिरता, जो आरामदायक तरीके से वो सरकार चला रहे थे, वो काफी मुश्किल हो जाएगा। एक बार सरकार से बाहर हो गए तो 10 साल तक अखिलेश यादव किस तरीके से दूर रहकर संघर्ष कर रहे हैं, 2012 के बाद से बहन मायावती किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं, वही स्थिति बीजेपी की हो जाएगी, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की। सत्ता में रहने के बाद व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता, वो उसे लगता है कि जो मैं चाह रहा हूं या जो सारी चीजें मेरे फेवर में, दरअसल वैसा होता नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों का इसमें बीजेपी के साथ सपा के लोगों ने मुझसे कहा कि कोई उनका स्वार्थ तो है नहीं, क्योंकि उनके जाति से अब सीएम बनना है नहीं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में और स्पेशली बीजेपी के पार्टी के बैनर से, तो वह पार्टी के कोर वोटर बनकर जलील क्यों हो, क्यों जाए लात खाने, क्यों जाए फालतू की चीजें अपने ऊपर झमेला बटोरने। तो यह चीजें बीजेपी आला कमान को सोचनी होगी। अगर कोई चाहता है जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ वाकई में ब्राह्मण उनसे रुष्ट हो जाए, वो चले जाए और सरकार गिर जाए, तब तो ये अलग की बात है कि भाई 2027 में बीजेपी की सरकार मत बने और योगी जी सीएम मत लगातार सीएम की रेस से बाहर हो जाए, ताकि पीएम का जो प्रोजेक्ट करने के लिए उनका चेहरा आगे किया जा रहा था वह हट जाए। कौन है जो असहज है, इस पे बात करनी होगी और इस पे ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज को मंथन करना होगा। मैंने कुछ ब्राह्मणों से पूछा, क्या सचमुच आप लोग नाराज हैं? क्या ये बात सच है या सपा कांग्रेस वाले केवल हवा फैला रहे हैं? क्या नहीं, सपा कांग्रेस वाले हवा नहीं फैला रहे हैं, आप लगातार हमको जलील करेंगे, गाली देंगे, शोषित करेंगे, जख्म देंगे, जुल्म सितम के दौर से गुजरने के लिए विवश करेंगे, तो उसके बाद आप कहेंगे कि मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, तो भैया यह कैसे होगा? ब्राह्मण समाज केवल मान मर्यादा सम्मान के लिए जीने वाला कौम है। अगर आप उसी पर चोट कर देंगे तो तब फिर कैसे काम चलेगा? साथ उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव जी लगातार ब्राह्मणों की आवाज उठा रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन वह अपने कुछ जो अनुयायी हैं उनको समझाएं कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और या भाषण में अपनी भाषा को मर्यादित रखें और हमारे खिलाफ कोई अपशब्दों का प्रयोग मत करें। इससे चीजें बनने के बजाय बिगड़ सकती हैं, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई स्वार्थ नहीं है। हम वहीं जाते हैं जहां पे हमें सम्मान मिलने की आशा होती है, जहां पे यह लगता है कि हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, हम समाज को एकजुट करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। इसलिए हमारी मान सम्मान को बचाने का साहस जो दिखाएगा, हम उसी के साथ जाएंगे। यह ब्राह्मण समाज के लोगों का मानना है, जो कि खासतौर पर बीजेपी को वोट करते रहे हैं, उनकी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं। 2027 वाकई में बीजेपी के लिए बहुत टफ होने जा रही है। क्योंकि टफ होने जा रहा है क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन, जिसको ब्राह्मण समाज कभी पसंद नहीं करेगा। एक बात और है, ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जो लड़ाई की बात कही जा रही थी उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण ठाकुरों में वर्चस्व की जंग चल रही है, यूजीसी गाइडलाइंस ने दोनों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। फिर बीच में ये इस तरीके की चीजें हुई कि अब दोनों लोगों का जो रास्ता है अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दोनों कौमें बड़े समझदार हैं और वर्चस्व की जंग तो शुरू से इन दोनों का बीच में चलती रही है। आगे भी इस पे क्या हो सकता है हम खुलकर आपको बताएंगे। क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव कुछ बड़ा प्रोजेक्ट ला सकते हैं? क्या कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं? इस पर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल को बढ़ाएं,
ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हम लगातार आपके मुद्दों पे बात करने के लिए आते रहेंगे। अब हम लगातार एक्टिव हैं और जिस तरीके से समाचार पत्र के मार्फत से मैं आप लोगों की आवाज़ उठाता रहा हूँ, इस पे भी लगातार अब आप लोगों की बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमको इजाज़त दीजिए और अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।